अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे डीसी जनरेटर्स, जिसमें कुछ चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। तो जिसमें सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास एक कम्यूटेशन है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं, बेहतर कैसे करते हैं। उसके आगे दो तरीके हैं, एक को कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, एक को कहते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरपोल्स या जिनको हम कंपोल्स कहते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन होता क्या है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड कम्यूटेटर। जब हमें आपको ये भी पता है, जब हमने पहले चैप्टर में डीसी मशीन्स पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 इसकी बेसिक्स पढ़ी थी कि आपके पास जो डीसी जनरेटर है वो आपको आउटपुट कौन सी देता है? वही देता है एसी ही। उसको हम कम्यूटेटर के थ्रू डीसी में चेंज करते हैं। तो उसी कम्यूटेटर की हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी आपने कार्बन ब्रशेस की देखी हुई थी, उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो फिनोमेना जिसमें एसी को डीसी में चेंज किया जाए उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, वो फिनोमेना जिससे एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में चेंज किया जाए उसको कम्यूटेशन कहते हैं। और वो डिवाइस जो ये सारा कुछ करती है, जो लगी होती है जनरेटर या मोटर या डीसी मशीन के एंड पे, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। तो अनलाइक एसी इट्स ओनली अलाउज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन। तो जो करंट की जब डायरेक्शन एक ही होगी तो वो डायरेक्ट करंट होता है, और जबकि जो एसी होता है उसमें दोनों डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो ये अनलाइक एसी, मतलब एसी के उलट ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, और ये आपकी डीसी मशीन्स में कार्बन ब्रशेस के थ्रू कम्यूटेशन काम कर रही होती है, जिसको आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा भी है और आज हम देखेंगे भी थोड़ा सा और भी। आपको ये पता है कि ये जो आपके पास ये नीचे वाली चीज़ है और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं, जबकि ये जो सेगमेंट्स हैं, ये वाले सेगमेंट्स जो हैं ये आपके आर्मेचर के साथ अटैच होते हैं। तो जैसे जैसे आर्मेचर घूमता जाता है ये सेगमेंट भी घूमते जाते हैं, और सेगमेंट इस ब्रशेस के साथ, ऊपर वाला सेगमेंट ऊपर वाले ब्रश के साथ और नीचे वाला सेगमेंट नीचे वाले ब्रश के साथ शॉर्ट सर्किटेड होता है। मतलब इस वक्त में ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किटेड है और ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। जब ये घूम के दूसरी तरफ इस तरह घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला इसके साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो टाइम जिसमें एक सेगमेंट इस ब्रश के साथ शॉर्ट सर्किटेड रहता है, इस टाइम को हम कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड। मतलब ये कि जब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सारा इस ब्रश के साथ कनेक्टेड रहा है, शॉर्ट सर्किटेड रहा है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से इस तरफ को पास किया है, इस सारे टाइम को कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद अगला कम्यूटेशन से पीरियड आ जाएगा जिसमें ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा अगली हाफ रोटेशन में। उसके बाद जब दोबारा ये चीज़ इधर वापस आएगी तो दोबारा फिर ये इसी के साथ रहेगा, ये इसी के साथ रहेगा, जिस तरह के आपका डीसी मशीन्स में होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। जब आपका कम्यूटेटर्स में बार बार स्पार्किंग आती है, ये इस शॉर्ट सर्किट की वजह से और इसमें कुछ ईएमएफ की वजह से, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से ये कार्बन ब्रशेस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी मुसलसल फ्रिक्शन की वजह से कि ये इसके साथ इन टच होते हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से घसना भी शुरू हो जाते हैं, ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वक्त के साथ साथ कार्बन ब्रशेस की जो है लाइफ कम होती जाती है और ये हम चेंज भी करते रहते हैं। तो ये हमारी कम्यूटेशन की जो कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास ये है कि विड्थ ऑफ ब्रश, ये ब्रश कितना बड़ा होता है। ये इस ब्रश की कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इसके बराबर बिल्कुल, अगर 4 सेगमेंट हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बन ब्रशेस की विड्थ होगी। एक जो सेगमेंट है एग्जैक्ट उसके बराबर जो कार्बन ब्रशेस की जो होती है विड्थ होती है। अगर हमारे पास एक ब्रश बिल्कुल इतना है, सॉरी एक सेगमेंट, तो इतना हमारा ब्रश होगा। तो इस केस में जब हमारे पास सिर्फ 2 सेगमेंट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला ब्रश होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा ब्रश होता है।
तो ब्रश की जो विड्थ है, इस ब्रश की विड्थ है, ये हमेशा इस सेगमेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास आर्मेचर। ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपको पता है कि आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आर्मेचर मूव करता है तो ये सेगमेंट मूव करते हैं, ये वाले सेगमेंट मूव करते हैं। ये 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यूर जो है नंबर ऑफ कॉइल्स। तो ये जो आर्मेचर, ये जो आपकी सेगमेंट्स हैं ये मूव करते हैं, जबकि कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी है, वो साकन है, वो अपनी डायरेक्शन को अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। इसी वजह से जब ये सेगमेंट घूम के ये वाला सेगमेंट नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला सेगमेंट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ब्रशेस अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो अगले हाफ साइकिल में जब ये आधी रोटेशन चली जाएगी, ये चीज़ इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी और ये चीज़ इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अपनी जगह पे साकन खड़ी है, जबकि ये जो सेगमेंट है ये आर्मेचर के साथ साथ घूम रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें मैंने बताया हुआ है कि आर्मेचर जो कॉइल है अच्छा, इसके बाद ये काम कैसे करती है कम्यूटेशन। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये वाला होता है जो आपकी इस कॉइल के परपेंडिकुलर होता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो MN है मैग्नेटिक न्यूट्रल, ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे आपके कोई वोल्टेज भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते इन आइडियल कंडीशन। तो इस पॉइंट पे आके MNA पे आपके एग्जैक्ट आपकी क्या होती है, कार्बन ब्रशेस अपनी वो सॉरी जो है आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। इस जब तक आपका कार्बन ब्रश सॉरी आपका जो है सेगमेंट इस एरिए के इस साइड पे है, तब तक इसकी डायरेक्शन और है। जैसे ही ये कार्बन ब्रशेस को पास करेगा, इसके करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, जैसे ही ये पास करेगा तो ये वाली कॉइल इसको टच करेगी, तो जैसे ही दूसरी कॉइल इसको टच करेगी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो कि हम आगे फर्दर डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो जो इधर समझने वाली बात ये है कि जैसे ही आपके सेगमेंट जो है ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से पास करता है, उसी पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है करंट की। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कि अब हमारे पास जो कम्यूटेशन है इसको बेहतर करना है। कम्यूटेशन कैसे बेहतर हो सकती है? तो कम्यूटेशन बेहतर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, एक को हम कहते हैं EMF कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और EMF कम्यूटेशन को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस कम्यूटेशन ये है कि आपके पास आम रूटीन में जो होते हैं, आपकी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपके वोल्टेज कम से कम ड्रॉप हो। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कम रेजिस्टेंस वाले ब्रशेस यूज़ करें, और एक हमारे पास ऑप्शन है हम हाई रेजिस्टेंस वाले ब्रशेस यूज़ करें। कम रेजिस्टेंस वाले ब्रशेस में अगरचे आपके लॉसेस कम होते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा पास करता है, और जब भी कॉइल शॉर्ट सर्किट होती है ब्रश के साथ तो बहुत ज़्यादा करंट पास करता है। इस बहुत ज़्यादा करंट के पास करने की वजह से आपकी ब्रशेस के करीब स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हम ये करते हैं, हम इसके लिए ये करते हैं कि ब्रशेस जो होते हैं वो कार्बन के यूज़ करते हैं। कार्बन के ब्रशेस की जो है फ़ायदा ये है कि इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वेरी हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इनमें करंट बहुत कम पास करता है, और ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स होती है आपके कॉपर के ब्रशेस से। ठीक है, कॉपर के ब्रशेस से कार्बन ब्रशेस की जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स होती है, और ये 12 टाइम होने की वजह से करंट इतना कम पास होता है। जब करंट कम पास होता है तो आपकी स्पार्किंग नहीं होती, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से स्पार्किंग कम होती है। लेकिन और दूसरा इनका फ़ायदा यह है कि कार्बन ब्रशेस सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। लुब्रिकेशन वो होती है जो कि फ्रिक्शन को कम करती है। जैसा कि हम इंजन के ऑयल में मोबिलाइल डालते हैं ताकि उसकी लुब्रिकेशन जो आपस में रगड़ खा रही है, फ्रिक्शन, वो कम हो।
अगर मोबाइल ख़त्म हो जाए तो साथ ही आपका इंजन ख़राब हो जाता है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार रगड़ खाने की वजह से, जिससे इसकी एज कम होती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी हैं, ये खुद ब खुद ही पॉलिश होते रहते हैं, ऑयली ऑयली से रहते हैं। तो आपकी जो रगड़ की कम होने की वजह से भी आपके स्पार्क कम होती हैं। जबकि जो आपका कॉपर है, कॉपर बहुत ज़्यादा सख्त मटेरियल का बना होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और इसमें स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी हम कार्बन ब्रशेस को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है जहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर की वजह से वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो रो एल ओवर ए, ये फार्मूला होता है। अगर हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो आपके पास क्या होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए हम कार्बन ब्रशेस का साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम हो जाए। साइज बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं। अदरवाइज एटलीस्ट 2 वोल्ट आपके सिर्फ कार्बन ब्रशेस में ड्रॉप हो जाते हैं, जो कि हमने शंट डीसी जनरेटर में आर्मेचर का करंट और टर्मिनल करंट देखा था। और हमने देखा था कि जितने आर्मेचर में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे थे, आपके टर्मिनल पे वो वाले वोल्टेज नहीं थे पहुंचे। तो वो लॉसेस हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है रेजिस्टेंस में दूसरा टाइप है, जो वो ईएमएफ कम्यूटेशन है। ईएमएफ कम्यूटेशन क्या चीज़ है, ईएमएफ कम्यूटेशन में है कि रिवर्स ईएमएफ इज जनरेटेड इन कॉइल। अब आपने जब ये स्टेटर और रोटेटर को देखा था आर्मेचर रिएक्शन में, तो आपने ये देखा था कि जब आपका लोड बढ़ा था, थोड़ा सा हमने लोड बढ़ाया था, तो जो एमएनए है ये जीएनए के साथ नहीं रहा था, बल्कि थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया था। आप आर्मेचर वाला रिएक्शन दोबारा देख सकते हैं। अगर आपका एमएनए या आपके ब्रशेस इसी जगह पे फिक्स रहेंगे, आपको पता है कि एमएनए वो वाला पॉइंट होता है, एमएनए अब सपोज करते हैं कि ये पोल्स हैं और आपका एमएनए इधर है, जबकि आपने ब्रशेस इधर फिक्स किए हुए हैं। तो एमएनए आपका वो वाला पॉइंट होता है जिस पे आपके वोल्टेज ज़ीरो हों। अब दो तरीके हैं, अब यहाँ पे तो आपके कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस हो गए हैं। अब मैंने वोल्टेज ज़ीरो करने हैं ताकि मेरा एमएनए वापस कार्बन ब्रशेस के पास आ जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं कार्बन ब्रशेस को इधर ले जाऊं, कार्बन ब्रशेस एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह पे आपके 0 वोल्ट है, जो कि मैंने लिख दिया कि ब्रशेस इज शिफ्टेड। और ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर ये हमेशा रोटेशन जिस साइड पे डायरेक्ट वो आर्मेचर मूव कर रहा होता है उसी साइड पे मूव करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि इंटरपोल यूज़ करते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन रिवर्स ईएमएफ जनरेट होती कैसे है, रिवर्स ईएमएफ जनरेट ऐसे होती है, अब यहाँ पे कुछ वोल्ट आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अब एमएनए इधर शिफ्ट हो गया तो इधर 0 वोल्ट आ गए हैं और इस जगह पे 5 वोल्ट हैं। तो मैंने कोई ऐसा तरीका कार बनाना है कि यहाँ पे जो कॉइल की रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हुए हैं वो वोल्टेज में किसी तरह उल्ट कर दूँ, मैं -5 वोल्ट प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, अगर मैं इसी जगह पे दूसरी डायरेक्शन में 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा तो 5 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ब्रशेस को मैं कैसे शिफ्ट करूंगा, पहला तरीका तो जो ये है कि मैं ब्रशेस को शिफ्ट कर दूं। अगर मैं ब्रशेस को शिफ्ट करूं, आपको पता है जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा, हमने लास्ट टाइम भी देखा था आर्मेचर रिएक्शन में, वैसे वैसे क्या है आपकी स्पार्किंग बढ़ती है। आपका जो एमएनए है वो आगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता रहता है। अब आपको तो नहीं पता कि आपका लोड कितना है, तो आपको ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कि मैंने ब्रश को किस जगह पे फिक्स करना है, क्योंकि एमएनए हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये तरीका पास में यूज़ होता है, आजकल इंटरपोल यूज़ होते हैं। अब इंटरपोल से हम रिवर्स ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन में, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास जो है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा पोल बना लेते हैं जो कि खुद अपनी ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ईएमएफ दूसरी जो ईएमएफ है उसको कैंसिल करती है। ये अभी हम देखते हैं। अभी हमारे पास ये मेन कॉइल्स हैं, ये हमारे पास मेन पोल्स हैं। अब इन पोल्स, जो दो मेन पोल्स हैं, इनके दरमियान हम एक छोटा सा पोल लगा देते हैं।
अब ये पोल क्या करता है, ये जो छोटा हमने पोल बनाया है इसकी सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हम कम से कम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं। जब फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल थोड़ी सी ईएमएफ पैदा करेगा। और ये थिंक नहीं है, सॉरी, ये थिक है। थिक का मतलब होता है मोटी वायर। तो हम मोटी वायर इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसमें से करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सके। और ये हमेशा मेन वाइंडिंग की सीरीज में अटैच कर देते हैं। ये देखें मेन वाइंडिंग है और इसकी सीरीज में ये अटैच कर दिया। मेन वाइंडिंग की सीरीज में अटैच होने की वजह से आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। जो मेन वाइंडिंग से करंट गुजरेगा वही इससे करंट गुजरेगा, ठीक है। और जो पोलैरिटी है इन पोल्स की, ये जो पोल्स की, अगर हम जनरेटर है और हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये हमारे पास क्या चीज़ है, जनरेटर है। तो जो नेक्स्ट पोल की, मेन पोल की है आपकी पोलैरिटी, सेम वही पोलैरिटी इसकी आएगी। ये जनरेटर की बात हो रही है। आप इस साइड को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले खड़े हैं। अब नॉर्थ के बाद नेक्स्ट पोल आपका कौन सा है, मेन वाइंडिंग का साउथ है। तो ये इसका भी पोल ऑटोमेटिकली साउथ बनेगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मोटर में जो नेक्स्ट पोल आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन बनती है। अगर इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो मोटर के केस में यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। क्यों? क्योंकि मोटर में जिस जगह से गुजर आते हैं वो वाला पोल बनता है, जबकि इन केस ऑफ जो जनरेटर्स है वो जो आपका मेन वाइंडिंग का पोल होता है वही पोल आपका इधर बनता है। अब ये काम कैसे करता है ये हम अभी देखते हैं। होता ये है, अच्छा ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। होता ये है कि जितना करंट इसमें से पास होता है मेन वाइंडिंग से वो इसमें से भी पास होता है। और V इज इक्वल टू आई आर से जब फुल करंट इसमें पास करता है तो इसमें बिल्कुल छोटी वाइंडिंग होने की वजह से बिल्कुल इसके बिल्कुल थोड़ी इसकी रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस में जब करंट पास करता है तो कुछ वोल्टेज बन जाते हैं। और ये वोल्टेज की पोलैरिटी वही होती है सेम जो कि इसकी है। जब पोलैरिटी सेम होगी तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे और जब अपोज करेंगे तो जितने वोल्टेज यहाँ पे MNA के शिफ्ट होने की वजह से बने थे वो सारे के सारे जब ये अपोजिट इसको कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल जो आपके वोल्टेजेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी स्पार्किंग के लिए कार्बन ब्रशेस के पास जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे, लेट से 5 वोल्ट प्रोड्यूस हो गए थे, तो इस साउथ में ऑटोमेटिक -5 प्रोड्यूस होंगे और ओवरऑल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, 0। जब 0 वोल्ट होंगे तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। अब ये है कि क्या जब ये वोल्टेज बढ़ेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट होगा। अब जैसा कि हमने देखा MNA की शिफ्ट होने की वजह क्या होती है, लोड का बढ़ना। जब लोड बढ़ेगा और इधर वोल्टेज बढ़ेंगे तो सेम वही करंट इसमें से पास हो रहा है तो इसमें भी वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो वोल्टेज हैं ये 0 होते जाएंगे। जितने अगर इधर लोड कम हो जाता है इधर वोल्टेज कम बनेंगे तो वही करंट इसमें से पास हो रहा है, इसमें से भी कम वोल्टेज होंगे और ओवरऑल जो है आपके इस जगह पे 0 वोल्ट आएंगे और आपका MNA हमेशा इसी जगह पे रहेगा। तो ये था हमारा आज का कम्यूटेशन और कम्यूटेशन की जो हमारी रेमेडी है। एग्जैक्ट कम्यूटेशन AC को DC में चेंज करती कैसे है ये हम एक पूरा एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे। जो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें कि हमने देखा है कि व्हाट इज़ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के तरीके, और आखिरी चीज़ जो हमने देखी वो थी कम्यूटेशन के जो 2 तरीके हैं जिसमें रेजिस्टेंस और EMF कम्यूटेशन है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का देखा कि वो पहले यूज़ होती थी, आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो EMF कम्यूटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो EMF कम्यूटेशन में भी हम ब्रशेस को शिफ्ट नहीं करते बल्कि हम उसकी एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं। तो ये एग्जैक्ट कम्यूटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों एक DC में कैसे चेंज होते हैं, कम्यूटेशन एग्जैक्ट ब्रशेस कैसे करंट को यूनि डायरेक्शनल करता है, ये हम एक्स्ट्रा लेक्चर में देखेंगे और इसके कुछ फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।